Hi everyone, Namaskar. In this particular video, we are going to talk about the topic of fundamental duties. हम मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है ये टॉपिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट है. थोड़ा सा हिस्ट्री में चल के बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ. तो 1975 में लगने वाली देश की जो तीसरी इमरजेंसी थी, जो कि 2 साल तक चली थी, उस वक्त न्यूज़पेपर कुछ ऐसा दिखता था. आर्टिकल 352 का यूज़ करते हुए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को ये एडवाइस दिया कि इस वक्त पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर देनी चाहिए. जिसके बाद 25 जून 1975 को रातों रात अचानक पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी जाती है. अच्छा, ये बता दूं कि देश में इसके पहले भी 2 बार इमरजेंसी लग चुकी थी. पहली बार इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे 1962 में और दूसरी बार इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे 1971 में. इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद देश की हालत काफ़ी गंभीर हो गई थी. जीडीपी का रिडक्शन रेट बहुत ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट आसमान छू रहा था, ऑयल क्राइसिस, रेलवे स्ट्राइक और पता नहीं क्या क्या. और स्थितियों को हाथ से निकलता देख प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी पूरे देश में लगाने का अनाउंसमेंट कर दिया था. इसके बाद ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स, इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी के भी कुछ मेन लीडर्स जो थे, जैसे आचार्य कृपलानी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण और चरण सिंह, इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था. क्योंकि ये सभी लोग इमरजेंसी को अपोज कर रहे थे, इमरजेंसी के खिलाफ थे. ये बता दूं कि तब के समय इमरजेंसी के टाइम पे किसी भी इंसान की कोई भी फ्रीडम या राइट नहीं बचती थी. किसी भी किस्म की राइट या फ्रीडम उनको वैलिड नहीं होती थी, नहीं बचती थी. यहाँ तक कि न्यूज़पेपर्स में भी तब चीज़ें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के थ्रू सेंसर होके छट के आती थी और ऐसी दिखती थी. इस टाइम पर गवर्नमेंट ने भी अपनी पावर का भरपूर इस्तेमाल किया और कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा बड़े मेजर चेंजेस लेके आए. और उन्हीं में से आज एक चेंज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज. हर राइट की एक कोरिलेटिव ड्यूटी होती है. इसको एक एग्जाम्पल से समझिए. जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने घर में बिल्कुल शांति से, आराम से रहें, तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने पड़ोसी को, आप अपने नेबर को भी वैसा ट्रीटमेंट दें. आप अपने घर में कोई शोर शराबा ना करें तो वो भी नहीं करेंगे. So by quoting this example, all I want to say is rights and duties are two faces of the same coin. If you have been given a right, you also have a correlated duty for that. ठीक है, तो अगर आपका एक अधिकार है जो आपको मिला है, तो आपका कर्तव्य भी है कि आप उस अधिकार को जताते हुए आप अपने कर्तव्यों का पालन करें. इसी तरह 1975 में गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ, ये रियलाइज हुआ कि जो देश के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन्स, दे आर नॉट वेरी वेल अवेयर अबाउट देयर ड्यूटीज. तो देश के नागरिकों को अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं है. और नतीजा ये हुआ कि इसके बाद 1976 में इमरजेंसी के दौरान ही गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई जिसका नाम था सरदार स्वरण सिंह कमेटी. और ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का कोई चैप्टर या कोई पार्ट नहीं था. सिर्फ फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, सिर्फ मौलिक अधिकार एक चैप्टर था, मौलिक कर्तव्य नहीं था ओरिजिनली. लेकिन 1976 में जो सरदार स्वरण सिंह कमेटी आई, उनके रिकमेंडेशंस के अनुसार फंडामेंटल ड्यूटीज का इवोल्यूशन होता है. इनके रिकमेंडेशंस के बाद ही जब कांग्रेस गवर्नमेंट इनके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करती है, तो
42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसने मेजर चेंजेस दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 में है, ये एक ही आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A। तो ओरिजिनली हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, ए से लेके जे तक। इसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमें मिला 11वां फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमें अभी तक क्या याद करना है? हमें ये याद करना है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, जिसके रिकमेंडेशंस के एक्सेप्ट होने पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। और ओरिजिनली इनिशियली सिर्फ 10 फंडामेंटल राइट थे जो कि ऐड हुए थे। चैप्टर 4A पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A ए से जे तक, ये ओरिजिनली ऐड होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में आया, इसने हमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटी दिया, राइट। तो यहां तक अभी हमें याद करने की जरूरत है। ओरिजिन पे बात हो गई है। ओरिजिन इसका ऐसे ही होता है। फिलहाल इस समय हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं और इसके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन, अभी हमने देखा कि फॉर एवरी राइट देयर इज अ कोरिलेटिव ड्यूटी। तो हर व्यक्ति जो अपने अधिकार के लिए, अगर उनका अधिकार छिन रहा है किसी भी माध्यम में, इफ अ पर्सन इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट एंड इफ ही इज अप्रोचिंग टू द कोर्ट and complaining or registering a case that my rights are being violated or I am being deprived of my right, the court may also have a check upon whether this person has been doing his duties or not. अच्छा, एक बात और, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या एनफोर्सिएबल हैं? आर फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सिएबल? सो नो, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सिएबल। ऐसा कोई प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है जो कि ये बताए कि फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सिएबल है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय द टर्म एनफोर्सिएबल? सो एनफोर्सिएबल मीन्स इफ अ प्रोविजन, सपोज कोई ऐसा प्रोविजन है, फंडामेंटल ड्यूटी की ही बात कर लें, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज enforceable होती and if a person is not complying, if a person is not complying with those duties, if a person is not accepting those duties or performing his duties, उनके खिलाफ उनको penalize किया जाता by the court of law, he could be penalized. But since now fundamental duties are not enforceable as per the Indian Constitution, इसलिए मैंडेटरी नहीं है, बट इट्स अ ऑब्लिगेशन, आपको करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये करना चाहिए, ऑलराइट। बट नॉन एनफोर्सिएबिलिटी जो फंडामेंटल ड्यूटी की है, जो एक ये बेसिक और मेन फीचर है फंडामेंटल ड्यूटी का, दैट इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, इट कम्स विद अ कंडीशन। नाउ व्हाट इज दैट कंडीशन? द कंडीशन इज पार्लियामेंट कैन एनैक्ट अ लॉ। So Parliament, by enacting a law or through legislating any such act, can enforce fundamental duties. All right. So अभी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करे, जो कि किसी को पीनलाइज करे अगर वो कॉम्प्लाई नहीं करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से। However, Parliament can enact a law through which fundamental duties can be enforceable. All right, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज को सैंक्शनलेस ड्यूटीज कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, ये एनफोर्सिएबल नहीं है, आप पे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे कि आप किसी ड्यूटी से कॉम्प्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो हेंस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सैंक्शनलेस ड्यूटीज, राइट। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स था जो हमने बात करी अभी। बाकी पार्ट 4 में है,
और एक ही आर्टिकल है जो कि है 51A, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इज ओनली वन आर्टिकल जिसमें पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज आती है, दैट इज आर्टिकल 51A। We are done with the origin and let's talk about the scope. स्कोप के बारे में समझते हैं। देखिए ये ऑब्लिगेटरी है, अभी हमने बताया इट्स ऑब्लिगेटरी एंड इट्स देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। अगर आप कॉम्प्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई पीनल एक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई सैंक्शन नहीं है टू प्रिवेंट देयर वायलेशन। लेकिन दो तीन पॉइंट्स हैं ऐसे जहां से आपको फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस को आप गेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एज आई ऑलरेडी सेड टाइम एंड अगेन दैट राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अधिकार और कर्तव्य। ठीक उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति अगर अपनी फंडामेंटल राइट के वॉयलेट होने पे या फंडामेंटल राइट के छिन जाने पे कोर्ट पहुंच जाता है, उसी तरीके से उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर वो अपने फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट पहुंच जाता है तो कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है और एक लीनियंट एक हल्का सा लीनियंट व्यू ले सकता है अगर उन्हें ये पता चलता है कि द इंडिविजुअल कंसर्न्ड हैज नो रिस्पेक्ट व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम टू बी इन अ कंट्री, टू बी अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, right? So if you are being violated of your fundamental right and if you are approaching to the court and if the court comes to know that you are not a person who follows his duties religiously, then the court may have a lenient view and may also refuse to give a stance, to give a decision in your favor. All right? They can be used for interpreting ambiguous statutes. तो ऐसे कोई लॉ या स्टैट्यूट्स होंगे जिनके प्रोविजन में बड़ी एम्बिग्विटी होगी, जो बहुत क्लियर नहीं होंगे अपने लाइंस में, अपने प्रोविजंस में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को रेफर वहाँ पे भी किया जा सकता है इन दोज केस ऑल्सो। एंड वाइल डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ, अगर कोर्ट ये देखती है कि फंडामेंटल ड्यूटी से वो कॉम्प्लाई कर रहा है तो वो लॉ रीजनेबल माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, राइट? तो चलिए आर्टिकल 51A हमें पता है फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 2002 में हमें हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वन बाय वन। तो पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। एक केस आपको याद होगा, आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल व्हाइल वी वर रीडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था जिसमें ये बात हुई थी कि द कंसर्न्ड पर्सन इज नॉट सिंगिंग द नेशनल एंथम व्हाइल स्टैंडिंग इन द स्कूल असेंबली। ही इज स्टैंडिंग, ही इज पेइंग अटेंशन टू द असेंबली, टू द नेशनल एंथम, बट ही वाज नॉट सिंगिंग। तो वो गा नहीं रहे थे राष्ट्रगीत, वो सिर्फ खड़े थे और अटेंशन, सावधान पोजीशन में खड़े थे वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि बाय एनी रीजन, किसी भी वजह से, अगर वो रिलीजियस बिलीफ की वजह से, अपने किसी फेथ की वजह से राष्ट्रगीत नहीं गा रहे हैं, उस केस में वो कोई वॉयलेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका ये कोई अधिकार नहीं है कि आप राष्ट्रगीत या राष्ट्रध्वज, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, आप इन किसी को डैमेज पहुंचाएं। किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर, किसी भी तरीके का डिसरिस्पेक्ट, इनको जलाना, इन्हें फेंकना, आग लगाना, आप ये नहीं कर सकते। सो दिस हैज व्हाट बीन मेंशन्ड इन द फर्स्ट ड्यूटी, जो पहला मौलिक कर्तव्य आपका संविधान में है, उसमें यही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेंगे, आप नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेंगे और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करेंगे। बिकॉज अभी लास्ट ईयर का ही एग्जाम्पल था जब 26 जनवरी को लाल किले पे, रेड फोर्ट पे नेशनल फ्लैग को
डिसरिस्पेक्ट किया गया था. आई होप यू रिमेंबर. सो इट वाज अ केस ऑफ नेशनल डिसरिस्पेक्ट, और ये पूरे देश के लिए क्या, ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा था. बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इस देश का नागरिक होने के अधिकार से आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगीत या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में लिखी किसी भी चीज को डिसरिस्पेक्ट करें. So this was the first fundamental duty mentioned under Article 51 Clause A. दूसरा है to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. तो freedom struggle जब चल रहा था, उस वक्त जो भी noble ideals थे, जो भी आदर्श हमारे थे, जो भी हमारे पुरखों पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं आज़ादी के वक्त, उनके जो भी आइडियाज थे, उनको बिल्कुल याद रखना है, उन्हें संजो के रखना है. और एक बात और याद रखनी है कि द स्ट्रगल वॉज नॉट मेरली अ पॉलिटिकल फ्रीडम स्ट्रगल. ये सिर्फ एक राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये एक सोशल और इकोनॉमिक कॉज के लिए भी था, जो कि पूरे देश के लिए था. So that has also to be kept in mind. Third is to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Very valid. Every citizen shall not do anything derogatory जिसमें कि आप Indian unity, integrity पे question लगाएं. Another duty is to defend the country and render national service when called upon to do so. तो ये बिल्कुल कंसिडर किया जाता है कि हर सिटीजन को हु इज बाउंड टू डिफेंड मतलब एवरी सिटीजन, हर व्यक्ति, हर देश का नागरिक, ही इज बाउंड टू डिफेंड द नेशन. जब भी ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस आती हैं तो उनसे पूछा नहीं जाए, ये उनके अंदर होना चाहिए कि ही मस्ट डिफेंड हिज ओन कंट्री, राइट, इन केस ऑफ अ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन. तो जो प्रेजेंट डे वॉर्स होते हैं, दे आर नॉट ओनली दे आर नॉट फॉट ऑन बैटल फील्ड्स ओनली. सिर्फ आर्म्स और रिबेलियंस और इन सब की वजह से वॉर्स नहीं होते. देर आर मेनी वेज थ्रू विच सिटीजन्स कैन डिफेंड देयर कंट्री. तो सिर्फ जंग के मैदान पे लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, कई तरीके होते हैं जहाँ पे यू हैव टू डिफेंड योर कंट्री. सो दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट जहाँ पे आपको अपनी कंट्री को डिफेंड करने का पूरा वो होना चाहिए. फिफ्थ इज टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू दी डिग्निटी ऑफ विमेन. तो बेसिकली किसी भी तरीके का क्लास, कास्ट बार, रिलीजियस बार या कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी, डेरोगेटरी आपको कुछ भी नहीं करना है. एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव रिस्पेक्ट for the dignity of women, right? Very well understood. किसी भी see, we are a country which is known to be a salad bowl because we are diverse in many ways. We are diverse in linguistic category, we are diverse in our cultural backgrounds, we are diverse in traditional things. So we are very much diverse, hence India is known to be a salad bowl. So in that case, you are expected to have equal respect for all the culture, all the languages, all the tradition, and also the dignity of women. So these things must be kept in mind. Sixth duty mentioned is to value and preserve the rich heritage of our composite culture. Very well understood कि आपको इसको प्रिजर्व करना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करना चाहिए और सबको अवेयर करना चाहिए. सेवेंथ fundamental duty, a very important one, to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. तो basically आप conserve करें, protect करें, preserve करें, aware करें लोगों को about conserving our environment, and फ्यूचर जनरेशन के लिए जो आप पास ऑन करें वो एक अच्छी भली स्थिति में जाए. इट मस्ट नॉट बी बिल्कुल खत्म करके, खराब करके चीजें आप पास ऑन कर रहे हैं. सो यू मस्ट हैव अ ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी टू पास टू सेव द एनवायरनमेंट एंड पास योर करंट एनवायरनमेंट, करंट जो सिचुएशन है आप उसको इम्प्रूव करें और वही आप पास ऑन करें. Eighth fundamental duty is to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform.
राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हर सिटीजन को प्रमोट करना चाहिए एक साइंटिफिक टेम्पर टू कीप पेस विद द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टेम्पर करते हुए इस पॉइंट को लिखा गया था, बिकॉज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है इस समय, चीजें कहाँ से कहाँ, डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। So keeping in mind this point has been mentioned, ninth fundamental duty is to safeguard public property and to abjure violence, right? So it is also well understood. 10th is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. तो basically national development, national achievement की बात इस point में की जा रही है. Now this the K, article 51A K है, K वाला point which has been added by 86 Constitutional Amendment Act of 2002. So the point says to provide opportunities for education by the parent, the guardian to his child or a ward between age of 6 to 14 years as the case may be. तो ये हर individual पे, child पे, in fact parents and guardians पे भी है. It's their duty to provide the basic education, to provide education इन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही पॉइंट आगे चल के फंडामेंटल राइट भी बन गया था. ठीक है, अंडर आर्टिकल 21 क्लॉज ए. सो ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, दीज आर दी ड्यूटीज. अब एक बार इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इनका, इन फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या महत्व है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो दे सर्व एज अ रिमाइंडर, ये एक रिमाइंडर की तरह सर्व करती हैं कि while you are conscious, while you are aware about your fundamental rights, you must not forget what duties you are expected to do. What are your duties जो आपको करनी चाहिए. Another one is they serve as a warning against anti-national activities, anti-national and anti-social activities. You can't disrespect the Constitution of India, you can't disrespect the national anthem, national flag, and so on. Third point is they serve as a source of inspiration for citizens and promote a sense of discipline and commitment among them. एक point I would like to mention, fundamental rights. As we already know, fundamental rights are available to citizen and some of them are available to non-citizens as well. But fundamental duties are only and only applicable and available to the Indian citizens and nobody else. So it's an important point, fundamental duties are only available to the Indian citizens. So they serve as a source of inspiration for citizen and promote a sense of discipline and commitment. Another importance is they help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law. हमने इसके बारे में बात करी थी. एक किस्सा हुआ था 1992 में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था that in determining the constitutionality of any law, if a court finds that law in question seeks to give effect to a fundamental duty, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14 or Article 19 and thus save such law from unconstitutionality. Meaning 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि अगर किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात आ जाती है, if a question is arised on a law on its constitutional validity, in that case अगर वो लॉ किसी फंडामेंटल ड्यूटी को रिजेंबल कर रहा है, then that law would be reasonable. Hence फंडामेंटल ड्यूटीज आपके कोर्ट्स को भी हेल्प करती हैं कि वो किसी भी लॉ की रीजनेबिलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को वैलिड कह सकें. राइट, दे आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ. मतलब अगर पार्लियामेंट प्रोवाइड करती है ऐसा कोई लेजिस्लेशन तो वो एनफोर्सिएबल होंगे और उनके नॉन कंप्लायंस पे इफ अ सिटीजन डू नॉट कॉम्प्लाई विद सच ड्यूटीज दे वुड बी पीनलाइज्ड. राइट, तो बेसिकली एक मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाता है हर सिटीजन का टू हेल्प इन प्रमोशन ऑफ स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड टू होल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया. कुछ क्रिटिसिज्म भी थे, जो क्रिटिक्स बोलते थे फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके, देयर वर सर्टेन क्रिटिसिज्म्स
तो इम्पॉर्टेंट वंस आर, जो ड्यूटी की लिस्ट है वो बहुत एग्जॉस्टिव नहीं है. बेसिकली people say, the critics used to say कि it does not cover other important duties like casting vote, paying taxes, etc etc, right? कुछ ड्यूटीज को वेग और एम्बिगुअस कहा जाता है कि वो क्लियर नहीं है और डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड है बाय द कॉमन मैन, जैसे साइंटिफिक टेम्पर या कंपोजिट कल्चर का अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है, राइट? फिर their inclusion in constitution was described by the critics as superfluous. तो critics ने इनके constitutional introduction को superfluous कहा है क्योंकि कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई हैं, वो वैसे भी लोगों द्वारा की जाती, इवन दो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती. तो सुपरफ्लुअस का मतलब कि उसको कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, वो वैसे भी पीपल आर गोइंग टू परफॉर्म दोज ड्यूटीज विदाउट इवन मेंशनिंग दैट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो इनको सुपरफ्लुअस, एम्बिग्युअस और एग्जॉस्टिव नहीं है, ये कहा गया है. तो कंक्लूजन पे अगर आए फंडामेंटल ड्यूटीज के, तो दे सर्व अ यूजफुल पर्पस, राइट? सो इट इज सेड कि कोई भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी की, कोई भी डेमोक्रेसी अगर जीतना है, इफ अ नेशन टू हैव अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, इन दैट केस ईच एंड एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो हिज फंडामेंटल ड्यूटीज. तो आपको अपने मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी पूरे तरीके से ध्यान रखना है. यू हैव टू हैव दैट सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म. आपके अंदर वो सेंस होना चाहिए कि आप एक देश में हैं. इट्स नॉट अबाउट योर सिटी, इट्स नॉट अबाउट योर होम, इट्स नॉट अबाउट योर स्टेट, इट्स द फीलिंग ऑफ नेशन. पैट्रियोटिज्म की फीलिंग अगर आपके अंदर है, इफ यू हैव अ सेंस ऑफ इंटेग्रिटी, इफ यू हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी, अगर आप यूनिटी से बंधे हुए हैं, देन योर ड्यूटीज वुड बी वेरी वेल टेकन केयर ऑफ बाय यू. और जो इंडिया एक इमोशन है, एक फीलिंग है, जो भारत एक देश है, उसकी जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो यूनिटी है, वो कभी ब्रेक नहीं होगी. तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी not only these parties, not only the politicians, but citizens, they must also have such feeling of being a true citizen to his nation. Say Prevention of Insult to National Honor Act of 1971. तो basically ये जो law है, Prevention of Insult to National Honor Act, इसके अंदर में if you are insulting the national flag, national anthem or any such thing, constitution, तो you can be punishable. So the citizen will be punishable if he is doing any such activity, any such anti-social, anti-national activity, right? तो Prevention of Insult to National Honor Act एक एग्जाम्पल है कि जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड है क्लॉज ए के अंदर में, दैट ड्यूटी इज ऑल्सो बीइंग मेंशन्ड बाय अ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, राइट? तो लास्टली आई वुड से कि इफ अ सिटीजन इज fulfilling his duties irrespective of taking care about the caste, class, religion, tradition, culture, language, boundaries, etc. So if he is performing his duties, there is no power who can, dismantle the unity of India, the integrity of India, the sense of nationalism. तो आपकी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक हर तरीके की डेमोक्रेसी भी मेंटेन होती रहेगी, और सिटीजन्स के जो राइट्स हैं दे विल ऑल्सो बी वेल टेकन केयर ऑफ इफ द सिटीजन इज फुलफिलिंग हिज फंडामेंटल ड्यूटीज. सो आई होप आपको इस वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज क्लियर हुआ होगा, एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.